Hello my dear friends. In previous lecture we prepared nitrogen gas by different method, industrial method, laboratory method, etc. and one method by which pure nitrogen gas is prepared. Here the question is, sometime question asks give two methods of preparation and two physical properties and two uses in 3 marks. So in first question I explained you different preparation methods, and in another separate question let us discuss the physical and chemical properties of nitrogen and frame question like this: give physical and chemical properties of nitrogen. So physical properties, whenever you are asked the physical properties of any compound, then you have to describe its a color, odor, taste, its a toxicity, solubility in water, combustible, non-combustible, boiling point, freezing point, not exact but either low or high, like that. If allotropes are there, then write allotropes. If isotopes are there, then write isotopes in all elements and compounds. Okay, so see here, as we know, dinitrogen is there in atmosphere, but we never observed its odor, its taste, and its color. So it is a colorless, odorless and tasteless. It's not necessary to prepare. इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं नाइट्रोजन का ना तो कभी हमने कलर देखा है, ना तो हमने कोई ऑर्डर ली है. ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ना ही उसका कोई टेस्ट आता है. ठीक है. सिमिलर ऑक्सीजन इज देयर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है. इट इज़ नॉन टॉक्सिक गैस. इसके पास दो आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15. 14 में इसका एटॉमिक मास 14 होता है, 15 एटॉमिक मास होता है. यहाँ पे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 14. हम लेते हैं जनरल कैलकुलेशन में नाइट्रोजन 14 क्योंकि इसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है. अब बात आती है वाटर सॉल्युबिलिटी की. आपको यही क्वेश्चन इसी फॉर्म में अपनी बुक में लिखना है. वाटर सॉल्युबिलिटी है 23.2 सेंटीमीटर क्यूब. इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 23.2 ml पर लीटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 bar pressure. Okay, 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure. 23.2 ml can be dissolved because 1 centimeter cube is equal to 1 ml. 1 centimeter cube is equal to 1 ml. Okay, so and its freezing point and boiling point is low. Boiling point yesterday we discussed in preparation. How much boiling point? Boiling point is 77.2 Kelvin. Okay, it is not necessary to prepare boiling point and freezing point. Okay, now let us discuss chemical properties. So we know that nitrogen is the inert at room temperature due to हाई एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. हालांकि नाइट्रोजन के पास दो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, वैसे भी इसको ब्रेक करना मुश्किल है. और एक बात ये भी है कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है. तो नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कम है, लेकिन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी नाइट्रोजन की इंक्रीज होती जाती है. ऐसे हम सोचे कि थंडर लाइट में जो टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर होता है थंडर लाइट मानसून सीजन में, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है. अब हाई टेम्परेचर जब आता है तो एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड विथ मेटल्स एंड इट फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स. ओके, और ये सब मेटल नाइट्राइड्स जो है आयोनिक होते हैं. तो और नॉन मेटल के साथ वो नाइट्राइड बनाता है, वो नाइट्राइड कोवेलेंट होता है. उसका मतलब कि नाइट्रोजन सब व्हेन कंबाइंड विथ अ मेटल इट फॉर्म मेटल नाइट्राइड, ये आयोनिक होते हैं. नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ अ नॉन मेटल तो ये
कोवेलेंट होते हैं। और ये सब जो है वो दोनों कंपाउंड हमको बोलना है नाइट्राइड। कल भी मैंने समझाया था नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, एजाइड। ठीक है, तो देखिए ये लिथियम, तो आपको पहले ये सोचना है लिथियम की वैलेंसी 3 है, सॉरी 1 है, Li+। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, तो 3 लिथियम 1 नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो गए। ठीक है, तो ये +3 ये -3, तो लिथियम 3 चाहिए, 1 नाइट्रोजन को 3 लिथियम चाहिए, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है कि बिकॉज नाइट्रोजन इज डायसो एटॉमिक गैस, तो हमको चाहिए यहाँ पे 6 लिथियम, तो 2Li3n। ठीक है, उसी तरह आप कोई भी लिख लो, मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, वैलेंसी पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम वैलेंसी इज +2, नाइट्रोजन इज -3, तो Mgn इसका है +2, इसका -3, LCM आएगा 6, तो +2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6, +6 -6 0, तो फॉर्मूला होगा Mg3n2। ठीक है, LCM लेके आपको फॉर्मूला आप बना सकते हैं Mg3n2। तो फिर से मैं लिख लेता हूँ, when Mg react with nitrogen the formula will be Mg3n2। ये होगा +6, ये -3, 2 का -6। उसी तरह नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये यहाँ पे एरो लगाना है। तो एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट, ये हेबर प्रोसेस है, तो Fe कैटालिस्ट इज देयर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है। तो व्हेन नाइट्रोजन combined with a hydrogen at 773 Kelvin temperature, and this is a reversible reaction also, 773 Kelvin temperature, reversible reaction, and one nitrogen gives 1 NH3, then 2 nitrogen gives 2 NH3, total 6 hydrogen required, so 3 N2 gas required. This is the balance reaction and we get the ammonia। तो ये जो है नॉन मेटल हाइड्राइड और एमोनिया कोवेलेंट है। यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये जो दोनों है वो आयोनिक। ठीक है, अब देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, लेकिन टेम्परेचर हमें चाहिए नियर अबाउट 2000 केल्विन। इसका मतलब हुआ कि हाई टेम्परेचर होगा। तो मैंने पहले बोला था कि जब थंडर लाइट होती है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है। ओनली इन मॉनसून सीजन इफ थंडर लाइट इज देयर, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नाइट्रोजन रिमेन्स इनर्ट इन। अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता तो हम लोगों को जो इनहेलेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो हमें मिलता नहीं। तो अच्छी बात है कि डाई नाइट्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉन रिएक्टिव है, बढ़िया बात है। ठीक है, गॉड ने कितना हमारा ख्याल रखा है। तो डाई नाइट्रोजन सिर्फ 2000 केल्विन, और 2000 केल्विन नेचुरली तब आता है जब थंडर लाइट होती है, या तो हमें आर्टिफिशियली देना पड़ता है, तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर, यहाँ भी आपको एरो करना है। तो नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस इट गिव्स अस 2 नाइट्रोजन मोनोक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड एटमॉस्फेयर में बनता है। जितनी थंडर लाइट होती है मॉनसून सीजन में उतना ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, कम होता जाता है। ठीक है, अच्छा है कि मॉनसून में ही थंडर लाइट आती है, अगर इसका राउंड द ईयर इन 12 मंथ ये प्रॉब्लम रहता तो ऑक्सीजन का हमें भी प्रॉब्लम रहता कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूज़ कर लेता और हमें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये भी अच्छी बात है। तो केमिकल प्रॉपर्टी फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लो।
तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने ये बोली है कि नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी 3 बॉन्ड को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। हाई टेम्परेचर डायरेक्टली कंबाइन विथ some metal and form ionic nitride and with non-metal covalent nitride. ionic nitride का ये 2 एग्जाम्पल है। covalent nitride का आगे मैंने दिया एक एग्जाम्पल ये वाला, और ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ। तो ये 2 रिएक्शन जो है, एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ वो एमोनिया बनाता है बाय हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन के साथ एट 2000 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनाता है। तो ये दोनों जो है वो कोवेलेंट नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा, चलिए अब यूजेस की तरफ चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको लिख लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ है। यहाँ सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एरोज है, यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पे एरो, यहाँ डेल्टा की साइन है, यहाँ पे ये 773 केल्विन टेम्परेचर है। ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि हेबर प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। एंड दैट इज द एनलिस्ट द मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ये अगर अकेला क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क में आता है कि राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो वैसे हमको पता है कि हम जब फूड पैकेट लेते हैं बाजार में से, तो उसमें एयर फिल की हुई आता है वो। जैसे आप वेफर का पैकेट लेते हो, कुरकुरे का पैकेट लेते हो, और कोई ब्रेकफास्ट का पैकेट लेते हो, तो that packet is filled with air with food material, okay, with snacks। तो ये एयर जो है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमें इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। इसकी वजह से वो फूड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्रेश रहता है। तो एक तो नाइट्रोजन जो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन इकोनॉमिकली, ठीक है, जितना नाइट्रोजन बनता है बाय इन इंडस्ट्री, तो वो उसमें से काफ़ी नाइट्रोजन हम एमोनिया प्रोडक्शन में ले जाते हैं और कैल्शियम साइनामाइड बनाते हैं, CaCN2। ये दोनों केमिकल जो है आगे डाइज, ड्रग्स ऐसे इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली उसका यूज़ हो रहा है, तो एक तो एमोनिया प्रोडक्शन में एंड कैल्शियम साइनामाइड का प्रोडक्शन करने में, ठीक है। और आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक लोह स्तंभ है, बरसों से ऐसे ही खड़ा है, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई पोल्यूशन की इफेक्ट हो रही है, ना तो कोई बारिश से उसके ऊपर रस्टिंग हो रहा है, कोई केमिकल की इफेक्ट नहीं हो रही है। एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग मेथड थी हमारे इंडिया में इन एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। तो उस टाइम पे जो स्टील बनता था, तो आयन बनता था, तो उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करते थे उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, अल्केमिस्ट। तो उनको पता था कि नाइट्रोजन अगर हम डालेंगे तो इसके अंदर जो एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा, वो आयन और स्टील इतना मजबूत बनेगा कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसका एक नमूना आज भी मौजूद है दिल्ली में, जिसको हम लौह स्तंभ बोलते हैं, आयन पोल जो है। वैसे आपको देखना है तो यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हो। तो ये दोनों जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तब हम इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, तो उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है। अदरवाइज क्या होता है, जब अब हम आयन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन लेके ये आयन ऑक्साइड बन जाते हैं, Fe2O3, FeO, Fe3O4 ऐसे। तो इनर्ट एनवायरनमेंट से ये प्रॉब्लम नहीं आता है। और इट इज एक्ट एज अ इनर्ट डाइल्यूएंट। जैसे हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं सॉल्वेंट, वैसे रिएक्टिव केमिकल, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी बनी रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन हम बोलते हैं इनर्ट डाइल्यूएंट। इनर्ट डाइल्यूएंट इसलिए डालते हैं कि वो केमिकल बिना डिस्टर्ब हुए अपना काम कर सके, पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर सके, ठीक है, ताकि उनको और कोई फैक्टर और कोई गैसेस डिस्टर्ब ना कर सके। तो इनर्ट डाइल्यूएंट
फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। जैसे कि सोडियम है, वो है रिएक्टिव केमिकल, ठीक है। ऐसे काफ़ी रिएक्टिव केमिकल जो है हमारे केमिस्ट्री में है, तो उनकी रिएक्टिविटी बना स्टैंड बाय रखने के लिए, मतलब स्टेडी रखने के लिए, और कभी कभी जो रिएक्टिव है एक्सप्लोजिव होता है, ये सोडियम पानी के साथ एक्सप्लोजिव है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए भी हम इनर्ट डाइल्यूएंट डालते हैं, ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन जो है, it is used to as a refrigerant and to preserve biological material, ठीक है। आप मूवी में देखते हो कभी कोई बॉडी निकाल दे तो उसमें से वाइट फ्यूम्स निकलती है, वो वाइट फ्यूम्स जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन है। जैसे कल भी मैंने बोला था कि आजकल बाजार में ऐसे खमण मिल रहे हैं, ठीक है, केक्स मिल रहे हैं, जिसमें जैसे आप खाते हो तो मुंह में से धुआं निकलता है। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। फूड आइटम्स अभी तो मैंने बात की, और क्रायो सर्जरी, ठीक है। जैसे कि मानो कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लैक स्पॉट है और इसको निकालना है, तो पहले इसको इतना ठंडा कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन लिक्विड जब स्प्रे होता है तो वो पार्ट ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं उस पार्ट पे। अगर फेस पे कहीं पे है, जैसे ब्लैक स्पॉट होता है, बाहर निकल आता है बहुत बड़ा, अगर वो निकालना है तो उसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी। और क्रायो सर्जरी में नाइट्रोजन लिक्विड का यूज़ होता है। अगर नाइट्रोजन लिक्विड का इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा और इतना इनर्ट हो जाएगा कि अब इसको एक चप्पू लेके हम काटेंगे तो भी दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर धीरे से उसको काट देते हैं, बाद में ड्रेसिंग करके हमें भेज देते हैं। 3-4 दिन के बाद वहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट या तो कोई ऊपर मसा जैसा है तो वो निकल जाता है। तो आजकल क्रायो सर्जरी बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ कि एमोनिया प्रोडक्शन में, कैल्शियम साइनाइड प्रोडक्शन में, आयन स्टील के प्रोडक्शन में, एज ए डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल, एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम्स एंड इन क्रायो सर्जरी, ठीक है। तो ये भी आप लिस्ट कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। जो इतना हमने डिस्कस किया इसके बाद आपको ये आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फेयर नोट में लिखें, फिर भी हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें एक एक सेंटेंस में। आप बाद में अपने हिसाब से अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, लेकिन एज ए हायर सेकेंडरी स्टूडेंट यू शुड नो दिस क्वेश्चंस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल हमने किया था बेरियम एजाइड का, BaN3 ट्वाइस, तो क्या मिला था हमें? बेरियम N3N2। तो सोडियम एजाइड क्या है? NaN3, Na+N3-, यहाँ Ba2+ था तो मुझे N3 2 चाहिए, तो ये मिलेगा Na+N2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जहाँ पे ओड नाइट्रोजन है उसको इवन कर दो, ठीक है। 6 नाइट्रोजन हो गए, 2Na। ट्रायल एरर मेथड का एक रूल है कि जहाँ पे ये ऑड है इसको इवन में कन्वर्ट कर दो, 2 3 6, तो फिर यहाँ पे 3 नाइट्रोजन। अगर आपको बेरियम एजाइड का पता है तो सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन आपको इजीली आप कर सकते हो। अब इसके बाद का क्वेश्चन है कि NCl5 इज नॉट नोन बट N2O5 इज नोन। तो इसका सीधा रीजन है कि NCl5, एक तो N छोटा है, सी फर्स्ट इज द नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, आप ये नोट करके रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव है। तो ड्यू टू स्टीयरिक hindrance 5-chlorine cannot accommodate अच्छा, आपको कोई बोले कि ये 5-10 कंटेनर पड़े, उठा के ले जाओ, तो सीधा ही आप बोलेंगे
कि नहीं 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 मेरी कैपेसिटी नहीं है, 1-2 कंटेनर में उठा सकता हूँ, 1-2 डब्बे में उठा सकता हूँ, लेकिन ये 10 डब्बे एक साथ कैसे उठा सकता हूँ? एक हाथ में एक लो, दूसरा हाथ में दूसरा लो, एक अपने सर पे रखो, तो मैक्सिमम 3 ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन 5 नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी साइज छोटी है, ठीक है। तो ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस 5 क्लोरीन नॉट पॉसिबल। एक ये भी है कि NCl5 में हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो sp3d आता है, तो नाइट्रोजन हैज नो d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो हम यहाँ पे रीजन देंगे देयरफॉर NCl5 नॉट पॉसिबल। ये आधा खत्म हुआ, NCl5 नॉट पॉसिबल। अब आता है N2O5, तो पहले स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। N2O5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं है, सीधा रीजन देना है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म p बॉन्ड। ये कैसी बात हुई कि अगर मुझे 3, 4, 5, 6 डब्बे ले जाना है और एक के अंदर एक डाल के ले जाना है, तो 10 डब्बे में से मैं 2 सेट कर सकता हूँ, तो इजीली उसको उठा सकता हूँ। तो यहाँ कैसा है कि जो यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन p बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है, तो फाइनली NCl5 इज नॉट पॉसिबल, N2O5 इज पॉसिबल, ठीक है। और एक बात मैं बोलूँ कि अगर आप ऐसा मुझे बोलते कि सर नाइट्रोजन और क्लोरीन में p बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो NCl5 पॉसिबल होता, तो उसमें आप ये भी बोल सकते थे, इसमें एक रीज़न और भी ऐड कर सकते थे कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म p बॉन्ड, ठीक है। तो फाइनली इतना बोल के आप बोल सकते हो कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट N2O5 इज पॉसिबल। देखिए उसके बाद हम लेते हैं कि आप बताइए कि बिस्मथ क्यों मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमको बिस्मथ देखना है, बिस्मथ मेटल के रिलेटेड। एक तो बिस्मथ इज लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, हालांकि लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट ग्रुप है। बाद में आप लिख सकते हो कि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, ठीक है। बिस्मथ के पास एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मतलब कि आप उसमें से वायर बना सकते हो, आप उसको स्ट्राइकिंग करके आप स्ट्राइप बना सकते हो। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, देन आफ्टर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है ना, इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सब उसमें है, तो हम बोल सकते हैं कि इज ऑल दिस थिंग फाउंड, सो बिस्मथ इज मेटल। और एक बोलना भूल गया मैं, BiH3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है कि Bi मेटल है, नॉन मेटल होता तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, क्योंकि मेटल में ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है। और एक बात मुझे बोलनी है, Bi2O3, ओके, दिस ऑक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर। तो बेसिक तो तभी होगा जब ये मेटालिक ऑक्साइड होगा, देयरफॉर ये फाइनली इतना लिख के आप बोल सकते हो कि बिस्मथ इज मेटल। तो ये आपका जस्टिफाई हो गया कि एक्सप्लेन बिस्मथ शोज मेटालिक प्रॉपर्टी। और यू कैन से हियर राइट डाउन दिस स्टेटमेंट हियर, और देयरफॉर ये नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते, देयरफॉर बिस्मथ शोज मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन, आप बताइए कि द स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट
इन ग्रुप नंबर 15 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state decreases, stability of +3 oxidation state increases। तो रीजन में सिर्फ आपको यही लिखना है कि डाउन द ग्रुप inert pair effect increases, therefore ये फिर से लिख दीजिए। ठीक है, एक ही सेंटेंस में इसका आंसर है। हम जैसे जैसे ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होती जाती है। वो क्या है कि जैसे बाहर के जो NS इलेक्ट्रॉन है, ये NS2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है किसकी, D और F की, इसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं। वो राउंड बहुत बड़ा हो जाता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को देख सकते हैं। P वाले इलेक्ट्रॉन जो है उतने अट्रैक्टेड नहीं है तो वो इजीली निकल सकते हैं, लेकिन S का तो ज़्यादा अट्रैक्शन वैसे भी है, तो ये दोनों इनर्ट हो जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप ये ज़्यादा से ज़्यादा इनर्ट हो रहे हैं, तो बिस्मथ में आप देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मैं फिर से आपको बोलूँ तो रीज़न एक ही आएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक सेंटेंस लिख के भी आप छोड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो NF3 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो मैं बता दूं आपको, ये NF3 है, एक ही सेंटेंस में रीजन है, F के पास भी नो D ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास भी नो D ऑर्बिटल। हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है, क्यों चाहिए वो बाद में सोचेंगे, पहले मैं जो समझाता हूं उसको समझ लीजिए कि NF3 क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस के लिए D ऑर्बिटल चाहिए, तो हेलोजन में फ्लोरीन फर्स्ट है तो इसका 22 आ रहा है, नाइट्रोजन का 22 आ रहा है, तो अब सीधा रीजन दे दीजिए कि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन हैव नो D orbitals. For hydrolysis D orbital require, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए D ऑर्बिटल रिक्वायर, therefore NF3 कैन नॉट हाइड्रोलाइज। 3 सेंटेंस में, ठीक है, कैन नॉट हाइड्रोलाइज, ये 3 पॉइंट में आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये बदल के आपको बोल सकता था कि NCl5, ये क्वेश्चन NCERT में CBSE बोर्ड में आ चुका है कि NCl5 हाइड्रोलाइज्ड बट NF3, तो अब सोचिए क्या आंसर देंगे आप। NF3 कैन नॉट हाइड्रोलाइज क्योंकि N के पास D ऑर्बिटल नहीं है, F के पास D ऑर्बिटल नहीं है। अब NCl5 कैन बी हाइड्रोलाइज क्योंकि N के पास D नहीं है लेकिन क्लोरीन के पास D है, तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, तो यहाँ 22, यहाँ 33, तो यहाँ 3D प्रेजेंट है, यहाँ तो D है ही नहीं। ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, NF3 shows very less tendency to donate electron। तो इसको भी मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी क्यों नहीं। तो पहला रीज़न ये है कि फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो it has tendency to attract lone pair of nitrogen towards itself। अब नाइट्रोजन को तो जो है उसकी लोन पेयर देनी है, लेकिन फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो नाइट्रोजन की लोन पेयर को खींच के रखता है, तो
और नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम रहती है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना नीचे ऐसे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लेवी स्ट्रक्चर में यहाँ लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो है पेयर, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम है क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये सब जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो कभी ना कहीं शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको समझाया है। मैंने जैसे समझाया है आप अपने हिसाब से फ्रेम करके लिख लीजिएगा। In next lecture we will prepare another nitrogen compound, that is ammonia. So in a sequence, preparation of ammonia, properties of ammonia and uses of ammonia. Okay, thank you friends, thank you very much.